देखो दोस्तों, इस सवाल में आपको एक ये पोल दिया गया है। जाहिर सी बात है कि इस कुछ ना कुछ स्मूथ पोल नहीं है, इसमें फ्रिक्शंस होगा। एक व्यक्ति है, जनरली पहले होता था फायरमैन जैसे ऊपर रहते थे तो वो सीढ़ियों से नहीं उतरते थे, वो पोल के सहारे लपक के ऐसे सरकते हुए नीचे आते थे। अब ये थोड़ा डेंजरस था इसलिए इसको मना कर दिया गया, क्योंकि अब तो लिफ्ट भी आ गई है। क्या होगा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो इसका मास होगा वो आपका इधर लगेगा। तो 80 kg का आपके पास था तो 80 g आपके पास यहाँ लगेगा। जाहिर सी बात है, फ्रिक्शन इनके हाथ और पोल के बीच में होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा। कितनी एक्सेलेरेशन चाहिए इनको वो निकालनी है। हमने आपको क्या बताया था कि न्यूटन ने मरने से पहले हमारे कान में क्या कहा था, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। नेट फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, एक ये फोर्स है 80 g का, एक फ्रिक्शनल फोर्स है, ज़्यादा में से अपोजिट है, घटाएंगे ज़्यादा में से कम से, ज़्यादा आपका क्या है 80 g है, माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलेरेशन। 80 g माइनस ये कितना दिया गया है आपका 72 न्यूटन दे रखा है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। मास आपका 80 है, देखिए 80 kg का है ये आपका। जी आपको 10 दिया है, जब इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे जी से 10 से तो ये हो जाएगा 800 माइनस 720 यानी 720, सब्ट्रैक्ट करा दीजिए 80 हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि एक्सेलेरेशन जो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इस व्यवस्था में जिसमें कि इसको फ्रिक्शनल फोर्स 720 न्यूटन का लगना है, 80 kg का है, तो ये बेहतर तरीका है इसके लिए कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आएगा। चलते हैं अगले सवाल के पास। इसमें क्या है आपके पास, रफ इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड है 4 मीटर्स का। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन करेंगे और ऐसे चलते हैं कि ये मान लीजिए इंक्लाइंड वाला 4 मीटर आपके पास ये रखा हुआ था। ठीक, यहाँ पे अगर कोई आप बॉडी रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, नहीं गिरेगी। क्या करेंगे, इंक्लाइन को आप बढ़ाने लगिए बढ़ाने लगिए बढ़ाने लगिए, तो एक लेवल पे एक थीटा पे ये क्या होगा, ये जस्ट स्लाइड करने लगेगा, जस्ट ये स्लाइड करने लगेगा बेटा। तो वही कहते हैं कि ये वाली जब हम उसको उठाते हैं अपर वाली 1 मीटर के आसपास ले जाते हैं तो ये क्या हो जाता है बेटा, ये जस्ट स्लाइड करने की स्थिति में आता है। ऐसे सूरत हाल में धरती माता तो सीधे खींचेंगी, mg ये आएगा, इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक आपका ये कंपोनेंट है, एक आपका ये है, ये थीटा है, ज्योमेट्री से आपको प्रूफ किया था थ्योरी में, ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बेटा, mg cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट ग्रेविटेशनल फोर्स का हो जाएगा mg sin थीटा, इससे नीचे आ रहा है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपका ये लगेगा। अगर बॉडी जस्ट मूव कर रही है तो क्या होगा, इधर ही तरफ गिरेगी, नीचे ही आएगी, ऊपर तो जाएगी नहीं, तो फ्रिक्शनल फोर्स F इधर लगेगा बेटा। कोफिशिएंट स्टैटिक कब निकालते हैं, जब आपका ये वाला फोर्स इस फोर्स के बराबर हो। तो आपने कहा सर हमारे पास है mg sin थीटा इजिकल टू फ्रिक्शनल फोर्स, ये बराबर होता है म्यू r, कितना बेटा, r है इस समय mg cos थीटा, है राइट। mg कैंसिल कर लीजिए तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बराबर टेन थीटा आप निकाल सकते थे। ये आपने मान लिया था लगभग 4 मीटर का, इसको आपने ऊपर करा, हालांकि ये सवाल में ये 4 मीटर दिया गया है तो ये 4 से कम होगा, लेकिन फिर भी हमने सवाल को आसान करने के लिए इसको 4 मान लिया है और इसको 1 मीटर दिया है, हाई किया है। तो आप टेन थीटा बराबर कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.25। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सिंपल तरीके से कंसेप्ट अगर आपको मालूम है कि सर स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि जब भी हमको म्यू निकालना पड़ेगा ऐसे में वो जस्ट मूव की होती है, यानी वो एक्सेलेरेट नहीं करनी है, जस्ट मूव कर सकती है, यानी ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स ग्रेविटेशनल के बराबर कर दीजिएगा। आइए दोस्तों चलते हैं 8वें सवाल के पास। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक बॉडी रेस्ट ऑन ए प्लेन ऑफ वेरिएबल इंक्लाइन। ठीक है, अब की बार क्या करना होगा,
जस्ट स्लाइड की कंडीशंस में आपको निकालना होगा एंगल, और म्यू आपको दिया स्टैटिक 1/√3। फिर वही चीज़ देखिए, अब क्या थोड़ा बेहतर कर देते हैं, ये थीटा है, जस्ट है, फिर से एक बार बना देते हैं बच्चों आपके लिए, क्योंकि फिर से आपकी मेमोरी में आ जाए। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेषकर फ्रिक्शन के लिए। mg बिल्कुल सीधा आएगा और इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये और एक ये, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स। ज्योमेट्री से आपको प्रूफ किया था, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो जाहिर सी बात है mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट ग्रेविटेशनल फोर्स है जिससे नीचे आएगा mg sin थीटा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपका ये लगेगा, क्योंकि नीचे आने की स्थिति होगी, इंक्लाइंड है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ये होगा, ये बराबर म्यू इंटू आर के। तो यहीं से आपने पिछले भी सवाल में देखा था कि साहब जस्ट इंक्लाइंड में, जस्ट मूव में क्या होता है आपके पास, ये फ्रिक्शनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो म्यू आर, आर mg cos थीटा। mg काट दीजिए, और म्यू इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बराबर tan थीटा। और आपको म्यू की वैल्यू दे रखी है उसने 1√3। आप जानते हैं 1√3 ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है tan 30 डिग्री की। कैंसिल कर दीजिए, थीटा बराबर 30 डिग्री। आगे के सवाल में आप देखेंगे कि एक्सेलेरेशन भी निकालनी पड़ेगी, तो उस समय एक बहुत अच्छा सा सवाल एक बच्चे ने पूछा था, आगे की स्थिति में उसको बताते हैं। क्योंकि आप लोग तो यहाँ मान के चलते हैं कि अगर हमें कहीं भी जस्ट मूव की कंडीशन दिया है तो इतना हम कंपटीशंस में इतने स्टेप नहीं करेंगे, सीधे हमको अगर म्यू निकालना हुआ, जस्ट मूव की कंडीशन दी है, एंगल ऑफ इंक्लाइंड दिया है, तो म्यू इक्वल टू tan थीटा से कर लेंगे। लेकिन जैसे ही थीटा वेरी होता है तो क्या होगा, एक्सेलेरेशन आ जाता है। तो बच्चे ने एक हमसे सवाल ही पूछा था कि सर जब थीटा वेरी होगा म्यू की वैल्यू नहीं बदल जाएगी? अरे भाई, म्यू जो है दो सरफेस के बीच में लगता है, ये दो सरफेस नहीं बदलने वाली हैं। इंक्लाइंड आपका जो है कुछ भी बदल जाए, तो जो जस्ट मूव की कंडीशन होती है वही आपकी जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने की होती है, और इसे स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं। आइए चलते हैं आगे, क्या कह रहा है इसमें। ओहो हो, देखिए वो सवाल आ भी गया। क्या कह रहा है कि 15 डिग्री पे जस्ट मूव है, यानी हमको 10-15 की वैल्यू चाहिए होगी, तो हमको म्यू निकाल लेंगे। बाकी 30 डिग्री पे इंक्लाइन जब कर देंगे तो क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। तो देखिए हम फिर से वही फिगर नहीं बनाएंगे, क्योंकि दो सवाल कर चुके हैं, म्यू दिया नहीं है। जस्ट मूव के लिए रफ सरफेस पे 15 डिग्री इंक्लाइंड स्लाइड पे विदाउट एक्सेलेरेशन, यानी कि a बराबर 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो गया 10-15 डिग्री, जस्ट मूव की कंडीशन है। और आपको एक्सेलेरेशन किस पे चाहिए, इस रफ सरफेस के 30 डिग्री पे चाहिए। काम वही होगा, mg बेटा नीचे लगेगा, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ज्योमेट्री से ये 30 डिग्री का हो जाएगा। थ्योरी में देख लीजिएगा, थ्योरी के लेक्चर में, अब बार बार हमसे ना प्रूफ कराइए। mg sin 30 डिग्री, नॉर्मल रिएक्शन आपका ये हो गया, और ये आपका हो गया फ्रिक्शनल फोर्स जो कि म्यू आर के। 30 डिग्री पे एक्सेलेरेट कर गया है। 15 डिग्री पे जो था जस्ट मूव का था, यानी कि एक्सेलेरेशन 0 थी, तो आपको म्यू निकालने काम आया। इसमें आपको निकालना पड़ेगा। आइए, थोड़ा सा लाल रंग काफ़ी हो गया, तो इंक बदल ली जाए। अपनी पेन की इंक बदल लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं इस बार, और इक्वेशन ऑफ फोर्स लिखते हैं। क्या होगी, यहाँ से म्यू निकाल लेंगे, यहीं से चालू करते हैं। mg sin 30 डिग्री माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, अपोजिट हैं, इतने लिखवा चुके हैं, तो आप लिख सकते हैं म्यू mg cos 30 डिग्री प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलेरेशन। हमको ये देखना पड़ेगा कि 10-15 डिग्री होता कितना है।
अंदाजा से हम बताएं 30 डिग्री होता है आपका 1/√3, तो इसके आसपास ही होता होगा 1 डिवाइड बाई 1.732, ये होता है करीब 0.57 है, तो 0.25 के आसपास आ सकता है। इसको हम अपनी कन्वीनियंस के लिए 0.25 ले रहे हैं। अभी आप लोग चेक कर लीजिएगा, वैसे भी हम चेक कर लेंगे। 2 मिनट लगेगा, आपका वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। इसको हम 10 ले लें, हालांकि 9.8 दिया है, अप्रॉक्सीमेट के पास जाएंगे। म्यू अगर हम 0.256 या साइंटिफिक कैलकुलेटर में देख लेते हैं, तो फ़ोन भी मेरा काफ़ी नया है। अब इसमें हमको देखना पड़ेगा कैलकुलेटर कहाँ है। ओहो, चलिए 0.25 के आसपास ले लेते हैं, उससे अंदाज़ा लग जाएगा। 32 बराबर 1 है। 5 25 25 125 इंटू 1.732 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1.25 मल्टीप्लाई बाई 1.732, ये है 2.1 के 165, इसमें से -5 कर दीजिए। आ गया, लगभग है 2.835, इतना आ भी रहा था, इसके आसपास आ रहा था, 2.9 के आसपास आ रहा था, 2.93। तो चूँकि हम लोग ने काफ़ी अप्रॉक्सीमेशन कर लिया था, विशेषकर इसमें काफ़ी डाउटफुल है, अंदाजे से लिया था, वैसे इतना इसके आसपास ही होना चाहिए, इसलिए आपको मिलना है। तो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम में तो अगर आप देखेंगे तो इसके आसपास आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको वैल्यू रट लेनी चाहिए, चाहे कंपटीशन होता है कुछ नहीं। इसकी होती 1√3, इसको सॉल्व कर लीजिएगा 0.577, 1045 बढ़िया है, आपका 1 हो जाता है। और 1060 डिग्री √3 होता है, जो कि 1.732 होता है। अब इसी से हम इसके बीच के अप्रॉक्सीमेशन करते रहते हैं। हाँ, 1037 आपको याद होना चाहिए, 3/4, एम आई राइट? और 1053 याद होना चाहिए, 4/3, सॉरी 3/5, ये करीब 0.6 है, नहीं सही है, 3/4 और ये 4/3। इतनी चीज़ आपको मेमोरी में होनी चाहिए, और इसी के आसपास जो है आप अप्रॉक्सीमेट इन दोनों वैल्यू के बीच में आप कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। देखिए, इसमें इक्विलिब्रियम यानी कि आपको किस पे मिल रहा है, 30 डिग्री पे। इसका मतलब है आपको समझ गए कि म्यू इक्वल टू 30 डिग्री 1√3, और आपने देखा था, इसको डिवाइड करके रख भी लिया था 0.577, याद आया? एक बार और करके देख लूँ मैं, बट आई एम श्योर इतना होना भी चाहिए। यस, बाकी आपको किस पे निकालना है बेटा, 45 पे निकालना है। ये आपका इंक्लाइंड है, ये आपकी रफ सरफेस है, ये आपका 45 डिग्री का है। mg आपका ये लगेगा स्टेट्स, इसके 2 कंपोनेंट होंगे, ज्योमेट्री से ये 45 डिग्री है, ये बराबर हो जाएगा mg cos 45, और ग्रेविटेशनल कंपोनेंट mg sin 45 इसी से नीचे आएगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये लगेगा, और ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, जिसको आप म्यू आर कहते हैं। ए एक्सेलेरेशन से बॉडी नीचे आएगी। बस काम बन गया। 2 फोर्स हैं, एक ये अपोजिट हैं, घटेंगे हमेशा की तरह। mg sin 45 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg cos 45, एक स्टेप खा लिया हमने, बराबर मास इनटू एक्सेलेरेशन।
इसको 10 ले लें, 1/√2। म्यू आपका लगभग 0.7 है, 10 1√2 बराबर ए। चलिए, डिवीजन के अलावा और कोई रास्ता नहीं। 10 डिवाइड बाय अगर यहाँ भी करते हैं तो एक काम कीजिए, इसको इधर ले लीजिए और इसमें 10 हो जाएगा, -0.577 ले लीजिए, बहुत ज़्यादा शौक हो तो 1√2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 3 2 4 9 10 10 9, और इसलिए ए बराबर 4.23 को डिवाइड कर दिए 1.41 से। 4.23 को डिवाइड कर दिया जाए 1.41 से, लगभग 3 के आसपास आ रहा है। 3 × 3 3 × 12 और 3 × 3, क्योंकि हमने क्या लिया, 10 लिया है। 9.8 लेते तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा इससे कम आता। तो दोस्तों, आपने देखा कि कितनी आसानी से एक इक्वेशन जो मैंने आपको न्यूटन्स लॉ में सिखाई थी वो आपने फ्रिक्शन में भी लगा रहे हैं और आपके सारे सवाल हल हो रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना पर्याप्त है। इस वीडियो के लिए यहाँ तक देखा है तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि रोज़ नए नए वीडियो दे रहे हैं आपको मिलते रहें।